डेफिनेशन पढ़ी थी या कोई टाइप ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ा था? शायद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। आप थोड़ा मुझे बता दें तो वहां से स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी हमने बेटा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, शायद हमने ग्राफ डिस्कस नहीं किया था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का शायद ग्राफ हमने बनाया था, उसको डिस्कस नहीं किया था। तो आज पहले डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, और उसके बाद बाकी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हमने जो ग्राफ लिया था वो बिटवीन लिया था डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। आप इसको कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को करें बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ भी सेम ही होगा। और ग्राफ जो हम लेते हैं उसके बारे में हम कहते हैं ग्राफ के बारे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्योंकि ग्राफ के एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट शो नहीं होगा, वेक्टर शो नहीं होगा, वहां पे नंबर शो होगा। इसलिए नंबर सेंस के अंदर हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर मसला ये होता है कि हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। लीनियर मोशन का मकसद होता है ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर जो बॉडी मूव करती है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। जितना मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का होता है उतना ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का होता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लीनियर मोशन के अंदर है। और इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। आपको पता है लीनियर मोशन जो होती है वो एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक टाइम पे मूविंग बॉडी का सिर्फ एक एक्सिस चेंज होता है। अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो वो सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। अगर वर्टिकल मूव कर रही है तो ओनली अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लीनियर और वर्टिकल लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया जाता हमेशा। ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर जो होता है वो डिस्टेंस शो किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये हमने कल बनाया था कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा। मैं इसको बनाता हूँ फिर उसको हम रीड करते हैं बेटा। सपोज करें एक बॉडी है जिसके बारे में हमने एक डेटा भी ली थी। अब एक मैं अलग से डेटा लेता हूँ फिर उसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। इस तरह से सपोज करें बेटा एक बॉडी मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस शो करते हैं, यहाँ पे टाइम शो करते हैं। सपोज करें डिस्टेंस 10 है, टाइम 1 है। डिस्टेंस यहाँ पे 20 है, टाइम 2 है। और डिस्टेंस 30 है, टाइम 3 है। इस तरह से मैंने डेटा लिए कि पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस 10 मीटर, दूसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस 20 मीटर, तीसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस 30 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। अब अगर इसको हम ग्राफ के ऊपर शो करें तो मैंने आपको कल भी कहा था कि बेटा हम इस तरह से एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक हम लेंगे वाई एक्सिस। सपोज करें ये हमारे पास बने एक्स एक्सिस और ये हमारे पास बने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस शो करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम शो क्यों करते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस क्यों शो करते हैं, इसके रूल्स होते हैं। लेकिन आपके पास नहीं है तो रूल्स में डिस्कस नहीं कर रहा। क्योंकि जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसके अंदर दो चीजें होती है। जैसे यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उस हिसाब से हम एक्सेस लेते हैं। तो ये चीजें आपके पास नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो सपोज करें यहाँ पे हम लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे उसके नीचे अगर एम लिखा हुआ है तो मीन्स डिस्टेंस विल बी मेयर्ड इन मीटर।
और अगर यहाँ पे t लिखा हुआ है और t के आगे s लिखा हुआ है, इसका मकसद है टाइम विल बी मेयर्ड इन सेकंड। ठीक है, अब आप टाइम के एक्सेस बनाओ। ये आप 1 आपने लिया, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इक्वल इक्वल बनाने हैं बेटा, ये हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 के साथ 10, लेकिन उसका भी इक्वल इक्वल लेंगे आप, ये हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, कल मैंने आपको सिखाया था कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसके लिए ये करोगे, इस लाइन को आप इस तरह से बढ़ाओगे, इस लाइन को आप इस तरह से बढ़ाओगे, इस लाइन को आप इस तरह से बढ़ाओगे, और इस लाइन को आप इस तरह से बढ़ाओगे और एक लाइन बनाओगे। ये लाइन आपकी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसकी लाइन बनाओगे तो ये लाइन आपकी बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इन जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। और अगर लाइन स्टार्ट करती है यहाँ पे, इसका मकसद है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसका मकसद है बॉडी जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास जो है वो ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब इस ग्राफ के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक होता है ग्राफ का स्लोप और दूसरा होता है एरिया अंडर कर्व। स्लोप का मकसद क्या होता है बेटा, स्लोप का मकसद ये होता है, स्लोप का मकसद होता है कि उसका जो इस तरह से इंक्लाइनेशन होती है बेटा, इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ उसकी जो एंगल होती है ना, उसको स्लोप कहा जाता है। सपोज करें एक मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये ग्रीन लाइन भी किसकी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है। ठीक है, अब आप कह लें कि ये कार 1 का ग्राफ है, कार 1 का हमने मोशन का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इस तरह से बना। ठीक है, एक और कार है जिसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये कार 2 का ग्राफ बना है बेटा। ठीक है, और ये आप कह लें कि ये कार 3 का ग्राफ हमने बनाया। 3 कार्स मूव कर रही है बेटा, उनका हमने इस तरह से ग्राफ बनाया है, डिस्टेंस और टाइम का। अगर आप देखोगे तो तीनों कार्स का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मकसद है तीनों जो कारें हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव कर रही है, लेकिन क्या उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में फर्क है या नहीं है। अगर आप देखोगे तो बेटा ग्रीन लाइन को अगर देखोगे तो ग्रीन की थीटा जो होती है वो थीटा 1 बनती है। अगर आप इस कलर को देखते हो तो इसकी थीटा 2 बनती है। ठीक है, अगर आप इस कलर को देखते हो तो इसकी थीटा 3 बनती है। तीन कलर्स की तीन जो है वो थीटा बनती है। अब अगर आप इसको अरेंज करोगे तो थीटा 1 जो होती है वो लेस देन होती है थीटा 2 से, और थीटा 2 जो होती है वो लेस देन थीटा 3 होती है। तो बेटा ये जो एंगल होती है ना, एंगल, ये एंगल आपको कहती है कि ये इसका स्लोप है। अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का स्लोप जो होता है वो कम है एज कंपेयर टू द जो है वो सेकंड लाइन, एज कंपेयर टू द थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन का स्लोप कम है एज कंपेयर टू द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का कम होता है एज कंपेयर टू द थर्ड लाइन। ठीक है, ये थीटा जो होती है ये स्लोप को जाहिर करती है। जैसे ये पेन है ना बेटा, अगर आप पेन देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 0 मींस इसका स्लोप 0 है। जैसे जैसे ये पेन ऊपर की तरफ होती जाएगी बेटा, ये पेन ऊपर होती जाएगी, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। जब पेन यहाँ पे आ जाएगी तो इसका स्लोप 90। स्लोप का मकसद है एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द जो है वो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो ग्रीन जो है वो कलर होता है उसका स्लोप कम होता है, उससे सेकंड जो कलर पिंक है उसका ज्यादा होता है, उससे रेड का और ज्यादा होता है। इस तरह से इसको स्लोप कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये तीनों कारों के बारे में कहोगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन तीनों के ग्राफ्स का जो स्लोप है वो डिफरेंट है। अब स्लोप की इंपॉर्टेंस क्या है, कि स्लोप की इंपॉर्टेंस इतनी क्या है, स्लोप से हमें क्या पता लगता है। देखें बेटा, अब स्लोप होता क्या है पहले ये देख लें
कि देखिए बेटा स्लोप तो मैंने आपको बता दिया कि स्लोप, अब यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। सपोज करें डिस्टेंस 10 है, डिस्टेंस 20 है, डिस्टेंस 30 है, टाइम 1 है, टाइम 2 है, टाइम 3 है। अगर आप देखोगे इसका स्लोप ये हो गया। अब ये स्लोप मीन्स थीटा। अब ये थीटा फाइंड कैसे करोगे, मीन्स स्लोप आप फाइंड कैसे करोगे? देखिए बेटा स्लोप होता है इज इक्वल टू, स्लोप होता है बेटा आपके पास इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब अगर आप देखते हो तो बेटा इसका अगर मैं देखता हूं तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका बेस ये है। ये हमारे पास बेस, क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर के जो सामने जो उसके साथ 90 डिग्री बनाएगी वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको पता है कि थीटा के सामने जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो थीटा के सामने जो एंगल बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी और उसकी साइड में जो उसके साथ 90 बनाएगी वो बेस होगी। अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर ये बेटा, परपेंडिकुलर बेटा बिल्कुल इस तरह से, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और बेस इज इक्वल टू टाइम। क्योंकि ये देखिए बेस टाइम शो कर रहा है और परपेंडिकुलर किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एस और अपॉन टी। तो ये किसको जाहिर कर रहा है? स्लोप तो जाहिर कर रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को। इसका मकसद है स्लोप किसको जाहिर करता है? स्लोप ग्राफ का। तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप जो होता है, अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा टाइम छोटा होगा तो स्लोप बड़ा होगा। स्लोप बड़ा होने का मकसद है एंगल बड़ी। ग्रीन से इस पिंक का स्लोप बड़ा है, पिंक से जो है वो रेड का स्लोप बड़ा है। जितनी एंगल बढ़ती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्लोप आता है एस अपॉन टी से। अगर आप देखते हैं तो ग्रीन कलर का एस छोटा है, ठीक है, और इस कलर का जो है हमारे पास एस बड़ा है और इस कलर का रेड का एस उससे बड़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एस बढ़ता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा। ग्रीन का आप टाइम देखें, ग्रीन का टाइम सबसे ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, तो स्लोप, डिस्टेंस कम है टाइम ज्यादा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? ग्रीन का कम आएगा, क्योंकि स्लोप होता है एस अपॉन टी। अगर एस छोटा है और टाइम बड़ा है तो आप इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी कि इसका स्लोप ग्रीन का सबसे छोटा है, जबकि उसके बाद इसका स्लोप बड़ा है, उसके बाद इसका स्लोप बड़ा है। मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ती जाएगी इस बढ़ता जाएगा, टाइम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये चीज हमें बताती है कि स्लोप जो होता है, एंगल बढ़ने से स्लोप जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है। अब स्लोप किसको जाहिर करता है? स्लोप जाहिर करता है वेलोसिटी को। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर की वेलोसिटी सबसे कम है, उसके बाद इसकी ज्यादा है, उसके बाद इसकी, मीन्स रेड कलर की स्पीड वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो आप कहोगे कि जो है वो v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो स्लोप जो होता है इसका स्लोप ज्यादा है, इसका उसके उससे कम है, उसका स्लोप उससे कम है। तो स्लोप की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है ना लाइन का, ये लाइन का जो स्लोप होता है, ये लाइन का स्लोप किसको जाहिर करता है? ये लाइन का स्लोप जो होता है ये जाहिर करता है उस बॉडी के वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर यहां से देखते हैं तो इस ग्राफ के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस ग्राफ की अगर टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा भी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये भी होती है एस अपॉन टू। मीन्स टेन थीटा आल्सो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है।
तो अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका अगर आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, उसकी एंगल थीटा लेनी है, या आपने उसका क्या करना है, उसका आपने जो है वो स्लोप लेना है। अगर आप स्लोप लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको उस बॉडी की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। तो आप ग्राफ से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जिस ग्राफ से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उस ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप अगर आप लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी है। मैं एक क्वेश्चन भी करवाता हूं, लेकिन पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि स्लोप आर टेन थीटा, बेटा टेन थीटा भी इस ग्राफ की अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो भी किसके बराबर आती है, सब क्वांटिटी। स्लोप आर टेन थीटा रिप्रेजेंट्स represents velocity tan theta of distance time graph। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम कर्व भी जनरल लैंग्वेज में बेस में कर्व कहा जाता है, रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप और टेन थीटा, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि स्लोप से आप वेलोसिटी या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जिस कंपैरिजन अगर करें कि अगर आपको तीन बॉडीज की मोशन दी जाती है तो उसमें से अगर आपको कहा जाए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप कहोगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है जिसका स्लोप ज्यादा है। और स्लोप उस चीज का ज्यादा होगा जिसकी थीटा ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू एस अपॉन टी। जितनी थीटा बड़ी होगी, एस बड़ा होगा, तो उसका स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन करें आप तीनों चीजों की, तो कंपैरिजन के अंदर जो होता है वो आपको थीटा देखनी होती है, स्लोप देखना होता है। जिस मूविंग बॉडी का स्लोप जो होता है वो ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मैंने आपको एक ग्राफ बताया था रेस्ट का, और मैंने आपको रेस्ट के ग्राफ के अंदर ये कहा था बेटा, रेस्ट के ग्राफ के अंदर मैंने कहा था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब आपको पता है कि जो बॉडी रेस्ट में रहेगी उसकी थीटा हो जाएगी जीरो। ठीक है, थीटा अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर थीटा जीरो है बेटा तो इसका आप देख ले, साइन जीरो जीरो के बराबर है, कॉस जीरो वन के, यानी जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स इसका स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, वेलोसिटी या स्पीड जीरो है, क्योंकि ये चीजें स्पीड के लिए भी वैलिड है बेटा। ये सिर्फ चीज जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये आप ये नहीं समझे कि ये ग्राफ सिर्फ वेलोसिटी यूनिफॉर्म का है। ये जो बातें मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ के लिए बताई, ये सारी की सारी चीजें वैलिड है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट कि दिस ग्राफ कैन इंटरप्रेट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को भी इंटरप्रेट आप इसी ग्राफ से कर सकते हैं। जिस ग्राफ से आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को करते हैं उसी ग्राफ से आप यूनिफॉर्म स्पीड को भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें रेस्ट वाली बॉडी का स्लोप जीरो होता है, स्पीड जीरो होती है, स्पीड जीरो है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में। तो आप कहोगे कि अगर आप कोई भी ग्राफ आप बनाते हो तो ग्राफ में स्लोप जो होता है उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि स्लोप से हमें मिलती है वेलोसिटी या स्पीड। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और इसकी एक और पॉइंट भी बनती है कि ये जितना ये
क्लोज होती जाएगी डिस्टेंस एक्सिस के, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए ग्रीन कलर की लाइन टाइम एक्सिस के करीब है तो इसका स्लोप कम है और वेलोसिटी कम है। पिंक कलर की उससे थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है तो ग्रीन के हिसाब से ये टाइम एक्सिस से दूर है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और रेड कलर है, रेड कलर सबसे ज्यादा दूर है टाइम एक्सिस से। तो आप यहाँ से भी देखने से भी आपको पता लग जाएगा कि जो ग्राफ जितना ज्यादा क्लोज हो जाएगा टाइम एक्सिस के और जितना ज्यादा दूर हो जाएगा डिस्टेंस एक्सिस से, उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होगी। जो ग्राफ की लाइन करीब होगी डिस्टेंस एक्सिस के और दूर होगी टाइम एक्सिस के तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है स्लोप से, या वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जाती है टेन थीटा से। तो टेन थीटा जो होती है उसके अंदर चेंज आती है जैसे जैसे इसकी इंक्लाइनेशन बढ़ती है, स्लोप बढ़ता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास स्लोप। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन करें तो आप किस तरह से कर सकते हैं, कि इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। ठीक है, गिवन कर्व है उसमें से आप वेलोसिटी फाइंड करें। सपोज करें आपको इस तरह से दिया जाता है, आपको एक ग्राफ दिया जाता है बेटा इस तरह से, ये आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है बेटा। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है बेटा, और इसके ऊपर इस तरह से मार्क किया हुआ है 1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये मीटर्स के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये टाइम है, ये सेकंड के अंदर दिया हुआ है सेम। ये दिया गया बेटा इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस बॉडी की स्पीड क्या है। ठीक है बेटा, सॉरी वेलोसिटी क्या है। तो आपको पता है बेटा कि इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप होती है। ठीक है, अगर स्लोप करें तो स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए पहले आपको इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्राइंगल में कैसे, इस तरह से आप सीधी लाइन इस तरह से ले आओगे, सीधी लाइन आप इस तरह से ले आओगे, और सीधी लाइन आप इस तरह से ले आओगे। ठीक है, अब इसका मकसद ये हुआ कि देखिए बेटा परपेंडिकुलर पी, और इसकी वैल्यू कहां से देखोगे आप, ये होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 4 मीटर। और अगर आप देखते हो तो ये हुआ आपका बेस, और बेस की वैल्यू कौन सी भी, इसकी भी 4 है। जरूरी नहीं है इक्वल हो बेटा, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है इसके अंदर इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं है इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा, या आपको पता है कि टेन थीटा इसकी लेंगे, या टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, और टेन थीटा जो होती है वो भी इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। अब स्लोप ले लें या टेन थीटा ले लें, आंसर सेम आएगा। स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखें बेटा परपेंडिकुलर होता है 4 और बेस होता है 4, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। और ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है वेलोसिटी के। मीन्स इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से एक और भी इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब स्लोप, अब आप इसकी एंगल देखें 45 होगी,
अगर ये थीटा देखें तो ये 45 होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बराबर होते हैं तो वेक्टर की एंगल कौन सी होती है, 45 होती है ना। तो आप देख लें कि ये होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/4 इज इक्वल टू 1। तो थीटा हो जाएगी टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा 1 है, तो आपको पता है कि टेन थीटा जो होती है वो किसको जाहिर करती है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। देयरफॉर आप कहोगे कि यहाँ से भी वेलोसिटी कितनी आती है, 1 मीटर पर सेकंड आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लोप से इसके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह से आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप दिया जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड सेम तरह से डील की जाएगी, ग्राफ सेम तरह से होगा, कैलकुलेशन सेम तरह से होगी, सेम चीजें होंगी, कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे बेटा, कि सेकंड टाइप कौन सा होता है वेलोसिटी का। तो सेकंड टाइप जो होता है बेटा, ये बाद में बताता हूँ। एक इसके अंदर चीज है नेगेटिव वेलोसिटी की, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मैं सिंपली टाइप्स आपको बता दूं फिर लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, अब आप कर लें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या वहां पे कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज होगी, फिर मुझे वहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ये अब एक ग्राफ ये बना बेटा, ये जो मैं ग्राफ आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है बेटा, इसका स्लोप जो होता है इसकी थीटा लेस देन 90 डिग्री है। जैसे कोई भी हो, अगर आप मैं मुख्तलिफ कलर ले लेता हूँ, ये है रेड कलर है, येलो कलर है, मुख्तलिफ मैं ग्राफ लेता हूँ, ब्लू कलर है, जितनी भी लाइनें हैं उनकी थीटा जो होती है वो लेस देन 90 डिग्री। आप देख लें, इसमें कोई भी आप कहीं पे भी किसी की भी थीटा ले लें, थीटा जो होती है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसी वेलोसिटी को कहा जाएगा कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्योंकि बेटा थीटा लेस देन 90 डिग्री होती है ना, तो टेन थीटा लेस देन 90 डिग्री होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मकसद है डिस्प्लेसमेंट, बॉडी आगे जा रही है। ठीक है, बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, पीछे नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही, बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है। तो थीटा उसकी क्या हो जाएगी, लेस देन 90 होगी। स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस बॉडी फॉरवर्ड प्रोग्रेस कर रही, मूव कर रही, आगे जा रही है, पीछे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये स्लोप होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन आप नोट कर लें इसके अंदर, कि ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, अब देखें, अब आ जाए आप यहाँ पे दूसरे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, दूसरे ग्राफ के ऊपर आ जाए, अगर कोई भी बॉडी है उसका स्लोप जो होता है वो 90 हो जाता है, इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ 90 डिग्री पे आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हाँ? थीटा लेस देन 90 लिखे है, थीटा थीटा लेस देन 90 है। ग्रेटर वारो ॿुधायां थो, केस ॿुधायां पियो न, लेस देन 90 ॿुधायो, 90 ॿुधायां थो, ग्रेटर वारो केस ॿुधायां थो, उहो ई ग्रेटर वारो ई ॿुधाइणो, उनजे करे हितां खां बेसिक खां शुरू कयो। सब्र करे, थोड़ो सुकून है, घणो अञा किस्सो घणो है। ठीक है, तो सीखें या कोई और मसला है, अगर कोई और मसला है बता दे।
90 से अबो वाला वही तो बताना था, निगेटिव वाला। मैं वहां से वापस इसलिए आया हूँ कि निगेटिव तो आपको बताना है। बेटा देखें, ये सारी एंगल्स जो होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 90 है। अब ये सारे जो है वो 90 से छोटे बने हुए ना, ये देखें। अगर आप इसकी ये देखें, ये एंगल 90 से छोटी है, ये 90 से, ये सब एंगल 90 से छोटी है ना। रेड 45 से बड़ी है। आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे बेटा। ये येलो या ब्लू लाइन 45 से बड़ी है, 90 से तो छोटी है। 90 से तो बड़ी मुझे नहीं लग रही। वो मसला हो जाए बेटा। मुझे तो ये लग रहा है मैंने थीटा लेस देन 90 से ही लिखी है, क्योंकि 90 तो यहाँ पे होती है। अब देखें, ये सेकंड केस आप कर लें कि सेकंड केस आपको क्या कहता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्लोप देख लें इसका। स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बेटा? स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जब कोई भी बॉडी 90 डिग्री पे चली जाती है, उसका बेस क्या हो जाता है? बेस हो जाता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0 बेटा। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा इंफिनिटी। और स्लोप इंफिनिटी है मींस वेलोसिटी इंफिनिटी है। ठीक है, मींस इस बॉडी की वेलोसिटी इंफिनाइट है। तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्राफ किसी भी मूविंग बॉडी का आना इम्पॉसिबल है। कोई भी मूविंग बॉडी हो, उसका अगर आप ग्राफ बनाओ डिस्टेंस टाइम का, अगर उसका स्लोप 90 आ जाए, इसका मकसद है वो बॉडी, दैट बॉडी इज मूविंग विद इनफिनाइट वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी इज मूविंग विथ इनफिनाइट वेलोसिटी। इनफिनाइट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। और अगर इनफिनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मकसद है टाइम एक ही जगह पे है। टाइम एक ही जगह पे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। टाइम एक जगह पे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो टाइम अगर बढ़ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मींस वेलोसिटी इनफिनाइट है। और आपको पता है आइंस्टाइन बेचारा कह के गया था कि किसी भी चीज की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी नहीं बढ़ेगी, ना वहां तक आएगी। तो इनफिनाइट कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ का स्लोप कहता है कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा ग्राफ है जिस ग्राफ का स्लोप परपेंडिकुलर बन जाता है डिस्टेंस टाइम का, तो फिर आप कहोगे कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके ग्राफ के अंदर जो है वो जिस बॉडी की मोशन दिखाई गई इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाए जो आप कंडीशन कह रहे थे कि अगर स्लोप निगेटिव होता है तो क्या होना है बेटा? अगर स्लोप निगेटिव होता है तो क्या होगा इसके अंदर? ठीक है बेटा, थर्ड केस है इसका। थर्ड केस इस तरह से होता है कि अगर इस तरह से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर इस तरह से आ जाता है बेटा, इस तरह से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर इस तरह से आता है, ठीक है, तो ये जो थीटा होगी, देखिए बेटा ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस होगा, तो ये थीटा जो होगी, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो ले लें स्लोप क्या होता है बेटा? आपको पता है स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा बेटा। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन 90 किसके बराबर है? 1 के। ठीक है, पहले एक वैल्यू में लिख देता हूं, ये आपको पता नहीं होगी। साइन 0 इंजीनियरिंग वालों को पता होगी क्योंकि वो इंजीनियर है, आपको पता नहीं होगी। साइन 0, ठीक है बेटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 90 आप कहोगे सर हमें भी पता है, साइन 90 1। साइन 180 0, ये आपको भी पता है बेटा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। 270 -1 साइन 360 0। ठीक है, अब इसका मकसद है
कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक पॉजिटिव है और 1 से लेकर 0 तक पॉजिटिव है। मींस साइन 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद 0 से लेकर 360 तक इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेकर, ठीक है, 180 वाले 0 से लेकर, ठीक है, 0 लेकिन 180 वाला, ठीक है, उससे लेकर 360 तक, ठीक है, ये 180 वाला जो 0 है यहां से इसकी वैल्यू होती है निगेटिव। ठीक है, और इसी तरह काज की होती है बेटा, cos 0 1 के बराबर है, cos 90 0 के बराबर है, cos 180 -1 के बराबर है। ठीक है, cos 180 -1 के बराबर है, cos 270 0 के बराबर है, cos 360 1 के बराबर है। तो इसका मकसद है कि देखिए cos जो होती है वो 0 से लेकर 90 तक वैल्यू पॉजिटिव होती है, 90 से लेकर 270 तक निगेटिव होती है, 270 से लेकर 360 तक पॉजिटिव होती है। क्रॉस की वैल्यू ग्राफ के उसके कैलकुलेटर के अंदर करके देखिएगा या ग्राफ के अंदर देखिएगा, ये वैल्यूज आपको माइंड में होनी चाहिए ग्राफ को पढ़ने से पहले। अब आ जाए आप यहाँ पे कि यहाँ पे थीटा जो होती है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो साइन की वैल्यू जो होगी, साइन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और काज की वैल्यू 90 से ज्यादा जो होती है ना वो निगेटिव होती है। काज की वैल्यू निगेटिव होगी तो स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा। स्लोप किसको जाहिर करता है, स्लोप निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा जो होती है वो ग्रेटर देन 90 होती है, और टेन थीटा किसके बराबर होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 90 से बड़ी जो होती है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि कॉस की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। कॉस की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, तो रिजल्टेंट वैल्यू कौन सी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। मींस स्लोप ग्रेटर देन, अगर ग्राफ 90 है तो स्लोप निगेटिव है। निगेटिव वेलोसिटी का मकसद क्या होता है, बॉडी वापस आ रही है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी जाती है तो उसका स्लोप लेस देन 90 पॉजिटिव बनता है। जब बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट रही होती है ना तो उसके अंदर वेलोसिटी निगेटिव मींस वापसी है। ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो ग्रेटर देन 90 के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बातें अगर आपके माइंड में होंगी तो आप इस जो है वो बता देता हूं कि काज 0 से लेकर 90 तक, काज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 90 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू है। साइन की 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव वैल्यू है। साइन 10 है, साइन 80 है, साइन 90 है, साइन 110 है, साइन 130 है, साइन 160 है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर काज की देखें तो काज की वैल्यू 90 से बढ़ेगी, 100 है, 110 है, निगेटिव में चली जाएंगी, अप टू 270 तक निगेटिव चली जाएंगी। जबकि जो साइन होगी वो 180 से लेकर फिर 360 तक निगेटिव चली जाएगी। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को ध्यान में रखना है। तो अगर थीटा लेस देन 90 है तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा। साइन अगर 90 है, 1090 है तो स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर स्लोप ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, मींस वेलोसिटी बॉडी वापस आ रही है। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है। तो ये तीन ग्राफ जो होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है और इस तरह भी लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है। फर्क क्या है, इस तरह से पॉजिटिव वेलोसिटी है और उस तरफ जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव वेलोसिटी होती है। जो फर्स्ट ग्राफ थीटा लेस देन 90 था, बॉडीज इन फॉरवर्ड मोशन, और इसके ग्राफ के अंदर क्या होता है, बॉडीज इन बैकवर्ड मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, कि जो सेकंड टाइप होता है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता है बेटा। अब इसके अंदर दो केस होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो केस है बेटा फर्दर। एक होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी बेटा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन आगे लिख सकता हूं, लिख लेता हूं। बॉडी कवर्स unequal displacement in equal intervals of time। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, और इसका आप कर सकते हैं, एक इसकी टाइप है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। समझाता हूं, पहले लिख लो बेटा। इंक्रीजेस इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम। कि इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो कोई भी बॉडी मूव करती है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाए, पहले से बाद में बढ़ता जाए, तो इसको कहा जाता है। अब मैं इसको बनाता हूँ, लाइन पे बनाता हूँ इस तरह से बेटा। ये लाइन पे बनाता हूँ। सपोज करे बॉडी रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी को नहीं लिखता मैं, डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूँ। ठीक है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट S1 0 है, टाइम भी हमने कैलकुलेट करना शुरू किया 0। आफ्टर 1 सेकंड बेटा, टाइम 1 सेकंड हुआ है, बॉडी ने 5 मीटर तय किए। आफ्टर 2 सेकंड्स बेटा, टाइम हुआ है 2 सेकंड्स, बॉडी ने 10 मीटर तय किए। ठीक है, और अगर इस तरह से टाइम हुआ है 3 सेकंड और बॉडी ने जो है वो पहले में 5 और दूसरे में 1 मिनट बेटा, इसको कर दे आप 15 मीटर। ठीक है, इसमें किया 15 मीटर और इसमें कर लिया इसने, बॉडी ने तकरीबन 15, ये कर दिया 40 मीटर। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि बेटा पहले सेकंड के अंदर 5 मीटर तय हुआ, दूसरे सेकंड के अंदर 10 मीटर तय हुआ, तीसरे के अंदर कितना तय हुआ? 25 मीटर तय हुआ। तो इस तरह से जब बॉडी हर इक्वल सेकंड में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तय करती जाए, उसकी स्पीड बढ़ती जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, इस इंक्रीजिंग वेलोसिटी के अंदर जो होता है डिस्प्लेसमेंट, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो होता है वो बढ़ता है। तो अगर इस तरह से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है स्लोप से। इसका मकसद है फिर बॉडी का स्लोप जो होता है वो तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो बॉडी का स्लोप तो बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी को किससे जाहिर किया जाता है? स्लोप से जाहिर किया जाता है। और अगर स्लोप से जाहिर किया जाता है, स्लोप तो बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, अब मैं इसको डेटा में लिख लेता हूँ, चार्ट के अंदर लिख लेता हूँ, फिर इसका ग्राफ भी बनाता हूँ ताकि आप इसको समझ सको बेटा। अब देखिए, मैं इसी चीज को बेटा यहाँ पे इस चार्ट के अंदर लिख के ग्राफ बनाता हूँ इसका। देखिए, ये डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है। ठीक है, अब 0 0 को छोड़ दे, आप यहां से ले, 1 है, 5 है। ठीक है, ले लें 0 क्योंकि मैंने लिख लिया है, फिर आप मैसेज करोगे 0 0 1 5। सॉरी, डिस्टेंस टाइम है ना, तो टाइम में नीचे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा डिस्टेंस 5 1। ठीक है, डिस्टेंस 15 2, डिस्टेंस 43। ये आ गया आपके पास, डेटा आ गई बेटा। ठीक है, डेटा मैंने आपकी एक चार्ट के अंदर लिख दिए।
अब आप इसका बनाए बेटा ग्राफ, देखिएगा तवज्जो से देखिएगा, मैं इसको ग्राफ की सूरत में ले रहा हूं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, फिर आपको बताता हूं कि एंगल कैसे बढ़ती है। अब देखिए बेटा इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं लेता हूं, इसके ऊपर जो है वो पैरामीटर्स को लेता हूं। सपोज करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 सेकंड है, क्योंकि ये टाइम एक्सेस है बेटा, कंटिन्यूसली हम ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखें अब यहाँ पे 5, 15, 40 वैल्यूज हैं, तो ये 5, 15, 40 नहीं रखेंगे, इक्वल इंटरवल रखेंगे। सपोज करें ये 5 है तो ये 10 होगा, ये हो जाएगा 15, इस तरह से ग्राफ के ऊपर रखेंगे 15, क्योंकि इक्वल इक्वल रखना है। 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से रखोगे। ऐसा नहीं कि आप 5, 15, 40 रख दो, नहीं, इक्वल इक्वल इंटरवल पे रखना है आपने, ठीक है। अब 0, 0, ये आ गया 0, 0, ठीक है। पहले आप शो करें डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0, यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 5, टाइम 1, डिस्प्लेसमेंट 5, टाइम 1, ले ले, डिस्प्लेसमेंट 5, टाइम 1, ये बन गई आपकी पॉइंट, बना ले। डिस्प्लेसमेंट 15, टाइम 2, डिस्प्लेसमेंट 15, टाइम हो गया हमारा 2, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और 4, 40, और 3, ये हो गया, 3 की लाइन को ऊपर ले जाए, 3 की लाइन ऊपर गई, ये 40, ठीक है। आप लिख सकते हैं 340, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 215, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15, लेकिन ध्यान में रखिएगा 5, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि x को पहले लिखना है, पहले 1 लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आप कर लो 5, 1 कर लो, 5, 1 नहीं होगा, ऑर्डर पेयर है। और यहाँ पे ये होगा 2, 15, 15, 2 नहीं होगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप मसला करोगे, ठीक है। अब आ जाए, आप इसकी लाइन बनाएं। अब अगर इसकी लाइन को मैं जोड़ूंगा तो देखें ये लाइन इस तरह से कर्व लेके एक दूसरे से जुड़ रही है, क्योंकि हमें पॉइंट्स को जोड़ना है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व्ड ग्राफ है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी जो होती है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ जो होता है ऊपर की तरफ होता है, वो किस तरफ झुकता है, डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस की तरफ झुकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस की तरफ झुके और टाइम के एक्सिस से अगर अवे जाए, तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म और सॉरी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का होगा। आप देख लें, ये मैंने ग्राफ बनाया, रूल्स पे बनाया है, तो ग्राफ खुद ब खुद कर्व लेके ऊपर की तरफ चला गया। और ग्राफ किस तरफ झुक रहा है, ये झुक रहा है डिस्टेंस के एक्सिस की तरफ झुक रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो, ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ किसको जाहिर कर रहा है, ग्राफ जो होता है वो जाहिर कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो आप लिखोगे कि ग्राफ इज कर्व्ड, ग्राफ इज कर्व्ड लाइन विथ इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप कैसे इंक्रीज होता है, स्लोप को आप देख लें कि ये स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है, कि ये ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग स्लोप का हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आप इसका स्लोप कैसे लोगे, ठीक है। इसका स्लोप लिया जाता है टेंजेंट से। दूसरी पॉइंट ये होती है कि टेंजेंट रिप्रेजेंट्स स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिया जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यहीं से आती है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे स्लोप किसका लेंगे, पहले वाले में तो स्लोप हमने लाइन का ले लिया था, अब यहाँ पे तो लाइन कर्व्ड है, इसका स्लोप कैसे लोगे, तो इसका स्लोप आप इस तरह से लोगे। देखिए मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आप पढ़ के आए हो
कि टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मकसद टेन थीटा क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। आप बनाए पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीन जगहों पे आप देखें वेलोसिटी बढ़ रही है या नहीं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसका मकसद है ए के पास वेलोसिटी कम होगी, बी के पास वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, और सी के पास वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मकसद है शुरू वाली पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ कहता है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट का स्लोप बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी किससे जाहिर होती है, वेलोसिटी जाहिर होती है स्लोप से। स्लोप किससे जाहिर होता है, टेन थीटा से। इसका मकसद है जैसे जैसे बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप जो होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं स्लोप इसका कैसे निकालेंगे। इसका स्लोप निकालेंगे टेंजेंट से। ठीक है, यहाँ पे स्लोप आप इसका निकालेंगे टेंजेंट से। पॉइंट ए का स्लोप निकाल, स्लोप जो होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का मकसद है ऐसी लाइन जो किसी भी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। अगर इसका पॉइंट ए का आप बनाओगे तो पॉइंट ए का जो बनेगा वो टेंजेंट ये बनेगा। ऐसी लाइन जो किसको टच करके गुजरे, पॉइंट ए को। आप देखें ये पॉइंट ए का टेंजेंट है और ये पॉइंट ए की थीटा है, ये थीटा। ठीक है, और ये थीटा किसकी है, पॉइंट ए का स्लोप जाहिर कर रही है। आप बी का बनाए, ठीक है, पॉइंट बी का टेंजेंट बनाए, पॉइंट बी का टेंजेंट बनाए, पॉइंट बी का ये बन गया टेंजेंट। आप देख ले पॉइंट बी की थीटा जो है बड़ी है। ठीक है, आप बना ले टेंजेंट है, कोई और कलर में लेता हूं, टेंजेंट आप बना ले पॉइंट सी का। पॉइंट सी का टेंजेंट, सॉरी लाइन ने इंटरसेक्ट कर लिया, टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जो होगा ये टेंजेंट है, ये इस तरह से, और ये देखें पॉइंट सी की थीटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट की थीटा बढ़ रही है, तो मीन्स स्लोप भी बढ़ रहा है और टेंजेंट भी बढ़ रहा है। इसको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाए, समझाऊंगा, टेंशन नहीं करें। तो ये होता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और ये किस तरफ झुकाव रखता है, टाइम एक्सिस की तरफ झुकता है, और डिस्टेंस एक्सिस से दूर जाता है। क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले ग्राफ समझा लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, क्वेश्चन समझाऊंगा, टेंशन नहीं करें, ये फिलहाल माइंड में रखें। ठीक है, अब आ जाए डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के अंदर जो होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब इसी की डेटा बनेगी उसी तरह से जिस तरह से इंक्रीजिंग की जीरो से बढ़ रही थी, उसकी ज्यादा से कम होगी। ठीक है, पीछे ले आएंगे उसको, ये इस तरह जीरो से आगे जाएगा, उसको पीछे ले आएंगे। इसका ग्राफ इस तरह से, मैं डायरेक्ट ग्राफ लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से झुकाव रखेगा, इस तरह से। ये हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम, नीचे की तरफ इस तरफ वो झुकाव किस तरफ रख रहा है, टाइम एक्सिस की तरफ रख रहा है, और किसके क्लोज जा रहा है, दूर जा रहा है, ये जा रहा है डिस्टेंस से दूर जा रहा है। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी को अगर हम देखते हैं तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी की भी आप पॉइंट्स बनाए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। अगर आप इसका टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट बनेगा इसका, ये टेंजेंट पॉइंट ए का है, इसकी देखें ये एंगल थीटा है। ये टेंजेंट है पॉइंट बी का है, इसकी देखें ये थीटा है।
ये टेंजेंट पॉइंट सी का है, ये इसकी थीटा है। आप देख सकते हैं बेटा कि थीटा कम हो रही है, ए की थीटा बड़ी है, बी की थीटा उससे छोटी है, सी की थीटा क्या होती है, उससे छोटी है। तो मीन्स स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ को आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर कि कोई चीज ग्राफ के अंदर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि थीटा इंक्लाइनेशन दिखाती है, और वही इंक्लाइनेशन क्या होती है, वही इंक्लाइनेशन यूनिफॉर्म को बताती है, इन्फिनाइट को बताती है, डिक्रीजिंग को बताती है, इंक्रीजिंग को बताती है। आपने जो पकड़ के रखना है वो किसको रखना है, थीटा को। अगर थीटा को आप बनाना सीख जाते हो मतलब बस ग्राफ खत्म। ग्राफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है थीटा का, टेंजेंट का। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, हर पॉइंट पे टच नहीं करेगी। ठीक है, आखिरी ये करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइप्स बता दो, क्योंकि आज टाइम कम है, 5 मिनट रहते हैं, तो इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं होंगे। ग्राफ के ऊपर कल क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इन ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही, यही पॉइंट ए पे वेलोसिटी, पॉइंट बी पे, हर पॉइंट पे डिफरेंट है, ये इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको आप कहोगे कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जैसे हमने स्पीड का पढ़ा था ना, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बेटा मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने इनकी डेफिनेशन आपको स्पीड में समझा दी थी। क्या है, जो स्पीड है वही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसी भी जगह पे, किसी भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने पॉइंट ए पे वेलोसिटी देखी, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने वेलोसिटी देखी, चाहे वो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, तो वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस कहलाती है। ठीक है, और इसका आप फार्मूला लिखोगे, लिमिट टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। इसके अंदर भी वही पॉइंट वैलिड है जो स्पीड के अंदर वैलिड थी। इफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज, देन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी किससे मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ये चीजें मैं आपको कल समझा चुका हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड होगी, वही रूल अप्लाई होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अभी एक वेलोसिटी की बात रहती है, कल मुझे याद दिलाना, अभी ये वेलोसिटी की चीज रहती है, ये कल याद कीजिएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे आती है वेलोसिटी, ये भी चीज रहती है। उसके बाद ग्राफ के ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह वेलोसिटी के। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ में आपको जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं उसको एक ग्राफ के अंदर समराइज कर दिया गया है, वो ग्राफ मैं आपको दे देता हूं, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेटा ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस, टाइम एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस एक्सिस टाइम, अभी ये ग्राफ हमने नहीं डिस्कस किया, इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको बताया थीटा 0, स्लोप 0, वेलोसिटी 0, रेस्ट का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है बेटा, रेस्ट का है। और ये मैंने आपको कहा था कि अगर लाइन इस तरह से चली जाए, थीटा 90 हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा जो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इन्फिनाइट होगी। और यहाँ पे जो टेन थीटा होगी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो साइन 0 0 के बराबर है,
तो टेन थीटा जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लें, अब ये मैं आपको समझा चुका हूँ, सिर्फ ग्राफ्स आपको बता रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बट डज नॉट चेंज, बट टाइम डज नॉट चेंज, टाइम चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज हो रही है। इट मींस दैट पार्टिकल possesses infinite velocity. Practically this is not possible. ये मैंने आपको आज समझाया है कि ये पॉसिबल नहीं है। थीटा बेटा कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी थीटा एक ही रहती है। और आपको पता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सीलरेशन जो होती है वो 0 होती है, वही बात कही गई है। लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप मींस इसकी एंगल ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। अब देखिए थीटा इज इंक्रीजिंग, मैंने यहाँ पे बनाया था ना, पॉइंट अगर ए है उसका टेंजेंट ये है, पॉइंट अगर बी है उसका टेंजेंट ये है, इसकी थीटा छोटी है, इसकी थीटा बड़ी होगी। थीटा इज इंक्रीजिंग सो वी इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वेलोसिटी की इंक्रीज ही क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। अभी एक्सीलरेशन आगे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको अभी लास्ट वाला ग्राफ बताया, थीटा इज डिक्रीजिंग और यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है, मींस एक्सीलरेशन कम होती है। तो देखिए पॉइंट ए की ये होगी थीटा और पॉइंट बी की ये होगी थीटा। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए की थीटा जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि पॉइंट बी की थीटा जो है ये छोटी है, मींस थीटा कम हो रही है, टेंजेंट कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। ये देखें थीटा, ये देखें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा कांस्टेंट बट थीटा 90, सो वी विल बी कांस्टेंट बट नेगेटिव, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लाइन विद द नेगेटिव स्लोप represent that a particle returns towards the point of reference, means वापस आ रही है चीज। ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस लेफ्ट साइड पे। स्ट्रेट लाइन, अब ये ग्राफ अभी डिस्कस नहीं किया, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो है वो इससे आगे।